बच्चों आज हम करेंगे अध्याय 10 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 6 और 12 की तरह इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस बार इसमें से भी बिल्कुल कुछ भी नहीं हटाया गया है, सब कुछ आने वाला है। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप ही समझ लीजिए कि जो इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ये मैंने कुछ ही प्रश्न 15-18 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, मगर आप इनके दुगने तिगने प्रश्न बन सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। और एक बात और है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्नों के तौर पर भी पूछा जाता है, और कई बार बहुविकल्पी प्रश्नों को अति लघु उत्तरीय यानी कि एक सिंगल लाइन के आंसर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके तौर पर भी पूछा जाता है। तो हम इसको जल्दी जल्दी देखते हैं, जिससे कि छोटा से छोटा वीडियो बन पाए और जल्दी से जल्दी आप समझ पाएं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहला प्रश्न है वो है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो देखिए समतल दर्पण क्या होता है पहले समझते हैं। समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, हम अपना जो हमारे घर में मिरर होता है इसमें हम अपने सुबह से हम बाल बनाते हैं, वो उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है गोली दर्पण के लिए वस्तु प्रतिबिंब और फोकस दूरी के मध्य संबंध व्यक्त कीजिए। तो आपने क्या करना है, केवल एक फॉर्मूला लिखना है जो कि गोली दर्पणों के लिए होता है। हमें पता है कि उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, यानी कि 1/v स्मॉल v प्लस 1/u स्मॉल u इज इक्वल्स टू 1/स्मॉल f। जहां पर ये स्मॉल v है वो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, और स्मॉल u यानी वस्तु की बिंब की दर्पण से दूरी है। बिंब यानी वस्तु, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, बिंब को वस्तु बोल सकते हैं, और f जो है दर्पण की फोकस दूरी है। तो ये फॉर्मूला आपने इसमें लिख देना है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में लिखा हुआ है अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कि आपके बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है, जो आपकी किताब है, उसमें एक टेबल बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। वो अवतल दर्पण से जुड़ी हुई टेबल है कि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। वो 6 स्थितियां हैं, वो 6 स्थितियां आपको अच्छे से समझ लेनी है। उनसे जुड़े हुए चित्र भी आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको कि टेबल है और टेबल से जुड़े हुए चित्र हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु कब है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो वो जो स्थिति है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप समझ लें अच्छे से। जो प्रश्न 4 है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ये भी इसी टेबल से, जो हमने पीछे बात की प्रश्न संख्या 3 के जो उत्तर में हमने टेबल देखा, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर जो एक स्थिति है जिसमें बिंब का सीधा यानी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है, वो एक ही स्थिति है। तो उसी स्थिति का, उसी टेबल को आप समझेंगे और उससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। तो अवतल दर्पण के कई सारे उपयोग होते हैं, उनमें से एक उपयोग है जो डेंटिस्ट करते हैं, यानी दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और दूसरा है सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि गाड़ियों की हेडलाइट्स में होता है फोकस लाइट को दूर तक फेंकने के लिए। और फिर है अगला हो सकता है कि शेविंग मिरर, यानी जब हम दाढ़ी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। फिर अगला प्रश्न 6 में लिखा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये सवाल कई तरीके से आ जाता है। इसमें उत्पन्न आवर्धन +2 की जगह +1 भी आ जाता है, और आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका बहुत सिंपल मतलब है। पहले आप समझ लीजिए कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन माने होता है कि भाई जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है वस्तु की, वो बड़ी है कि छोटी है, तो उसको बोलते हैं आवर्धन। प्लस में है तो इसका मतलब ये दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, और वो पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अगर ये माइनस में होता है तो जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने बनता है, यानी बाईं तरफ बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंकों की। अगर ये 2 है, इसमें जैसे लिखा है तो 2 है, इसका मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दुगना बड़ा होगा। और अगर ये 1 होता तो इसका मतलब है वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता। और अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। इस बात को समझना आपको बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए 7वें प्रश्न में लिखा है किसी समतल दर्पण में वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। जब हम सामने खड़े होते हैं शीशे के, तो हमारे और जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है शीशे के अंदर दिखता है, हमको अपनी शक्ल दिखती है, उसके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में शीशा है ना। तो इस दूरी को, जो हम दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होते हैं, हमारा प्रतिबिंब भी उतने ही पीछे बनता है। तो इसका मतलब यह है कि हम 15 को 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो हम लिखेंगे कि वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर 15/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर वस्तु से दर्पण की दूरी हो जाएगी।
8वां प्रश्न लिखा है लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। क्षमता को शक्ति भी कहते हैं, तो आपने लिखना है कि डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें लिखा है कि लेंस का सूत्र लिखिए, या इसी सवाल को अलग अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। आ सकता है ये कि जैसे गोली दर्पण के लिए वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस दूरी के मध्य संबंध व्यक्त कीजिए। तो एक ही प्रश्न को दो तरीके से लिखा गया, तो आपने क्या करना है, लेंस का सूत्र लिखना है केवल। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा दर्पण का सूत्र था, उसमें आप है होता वैसे ही, केवल आपने प्लस वहां पर होता है, यहाँ पर आपने माइनस लगा देना है, यानी कि हमारा हो जाएगा 1/v स्मॉल v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। फिर है प्रश्न नंबर 10। तो देखिए 10 में क्या लिखा हुआ है, 10 में लिखा है कि अपवर्तनांक का मात्रक। तो आप लिखेंगे कि अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर है 11वां प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये सवाल जो आया है इसमें क्षमता दे रखी है और फोकस दूरी पूछी है। इसका सवाल उल्टी तरह से भी आता है कि फोकस दूरी दी होती है और क्षमता पूछी होती है। क्षमता को बता चुका हूं आपको कि शक्ति भी कहते हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें कि एक सूत्र है लेंस की फोकस दूरी F इक्वल्स टू 1/p, यानी कि लेंस की फोकस दूरी आपने निकालनी है, तो जो क्षमता है यानी पावर है उसको 1/, में लिख देंगे, तो F बराबर 1/p हो जाएगा, यानी कि F बराबर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दे रखी क्षमता, और 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न 12, तो ये 11वें वाले प्रश्न का ठीक उल्टा है, यानी वहां पर क्षमता दी थी, फोकस दूरी पूछी थी, यहाँ फोकस दूरी दी है और क्षमता पूछी है। तो यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए -25 सेंटीमीटर, और इसको जब हम इसको हम जब बदलेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। 100 से भाग दे देंगे। और लेंस की क्षमता का सूत्र हमने अभी देखा था कि पहले वाले प्रश्न में था F बराबर 1/p, यहाँ पर हो जाएगा P बराबर 1/f, और लेंस की क्षमता P बराबर निकल जाएगी 1/-0.25 इक्वल्स टू जो हो जाएगा -4.0 d, यानी डायोप्टर। फिर है अगला प्रश्न, स्नेल का अपवर्तन नियम लिखे। तो देखिए स्नेल का अपवर्तन नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है और शायद इस बार भी आए। तो आपको लिखना है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें देखिए लिखा क्या है, +25 तथा -1.5 क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की क्षमता क्या होगी। संयोजन की क्षमता क्या होगी, इनको जब जोड़ के दो लेंस हैं, एक की पावर है +2.5, एक की पावर है -1.5, और दोनों को जब जोड़ के चश्मा बनाएंगे या देखेंगे तो इनकी क्षमता जोड़कर क्या होगी। तो देखिए इसमें +2.5 लिखा है, तो इसकी जगह संख्या बदल सकती है, +3.5 हो सकता है, -1.5 लिखा है इसकी जगह -2.5 भी हो सकता है। तो आपने करना क्या है, कुल मिलाकर संयोजन माने क्या होता है, जोड़ना। तो आपने जोड़ना है इनमें कुल मिलाकर। तो आप जो है लिख देंगे कि संयोजन की क्षमता P बराबर P1 + P2, और आपको इनको जोड़ेंगे, मगर आपको जोड़ने का नियम पता होना चाहिए। वही +2.5 ब्रैकेट प्लस ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और जब बाहर देखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली ये माइनस हो जाएगा, मगर क्योंकि 2.5 बड़ा है उसमें प्लस का साइन लगाया तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा +1.0 d माने डायोप्टर। 15वें सवाल में लिखा हुआ है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बहुत आसान सवाल है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F = c/2। तो हम 20 सेंटीमीटर का आधा कर लेंगे, 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका उल्टा भी आ जाता है कई बार। तो आप क्या कर लेंगे, जब फोकस दूरी दी हुई है तो वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, फोकस दूरी को गुणा 2 कर लेंगे। अब देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न है, गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है फोकस दूरी, यानी B इसका आंसर होगा। उसके बाद है 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि गोली दर्पण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला दर्पण सूत्र है, और दर्पण सूत्र है आपको याद होना चाहिए, दर्पण सूत्र है ये वाला, यानी कि A वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा A। और अगर इसमें यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेंस सूत्र, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है 18वां प्रश्न, यदि बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा।
इसको हम आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, यानी एम। मैग्निफिकेशन का एक सूत्र है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि ए वाला इसका आंसर होगा। आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।